जिस आधे अधूरे निर्माण पर एमसीडी का पीला पंजा चल रहा है, यह निर्माण स्थल उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 217 में आता है। इस निर्माण स्थल के मालिक प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं, जो इस निर्माण स्थल को अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि डॉक्टर नीरज गुप्ता समय बता रहे हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता अपनी कंपनी श्री हंस डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण करवा रहे हैं। इस निर्माण पर एमसीडी का पीला पंजा चला तो इसका आरोप डॉक्टर नीरज गुप्ता क्षेत्रीय निगम पार्षदा आम आदमी पार्टी वार्ड 217 दिलसाद कॉलोनी की बहन प्रीति को बता रहे हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने निगम पार्षदा बहन प्रीति पर यह आरोप लगाया है कि वह एक मोटी रकम रिश्वत के तौर पर इस निर्माणाधीन इमारत को बनाने के लिए मांग रही हैं। रिश्वत न देने पर एमसीडी का पीला पंजा इस निर्माणरत भवन पर चलाया गया है। और इसके अलावा डॉक्टर नीरज गुप्ता एमसीडी अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में पार्षदा बहन प्रीति ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और डॉक्टर नीरज गुप्ता के आरोपों को निराधार बताया। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात इस मामले में क्या होगी। क्या आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहने वाला है या नहीं? सुनिए दोनों पक्षों की जुबानी। नीरज जी क्या कहेंगे कि आगे कार्रवाई कैसे होगी और अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए जी, सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि ये केवल हमारी अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जो आम जनता है सभी की ये समस्या है। क्योंकि सभी को मालूम है कि 70 से लेकर 80% तक दिल्ली अनऑथराइज्ड है, लेकिन अनऑथराइज्ड होने के बावजूद भी वहाँ पे प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, एक रेट सेट किया हुआ है कि इतने रुपए गज के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी यूजर को। जब आप स्टाम्प ड्यूटी लेकर रजिस्ट्री कर सकते हैं तो आप वहाँ का नक्शा क्यों नहीं पास कर सकते? आप अगर चाहें तो भाई 7% या 5% जो आप स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं उस पर 2-3% एक्स्ट्रा बढ़ा दें, या नक्शे का अलग से एक चार्ज रख दें, भैया इतने % चार्ज है, ये आप सरकारी फीस जमा कराओ, आपका नक्शा पास हो जाएगा। आप नक्शा पास नहीं करते, जिसकी वजह से जो नगर निगम के अंदर अधिकारी लोग हैं उन्हें भ्रष्टाचार करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। नक्शा पास होगा नहीं, एंड यूजर जो व्यक्ति है जिसने जमीन खरीदी है, जब भी वो अपना मकान दुकान अपनी जब भी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करता है उस पर फौरन नोटिस आ जाएगा जी, तोड़ने का नोटिस है जी। क्यों? क्योंकि आपने नक्शा पास नहीं कराया। नक्शे के लिए अगला जाता है, कहते हैं यहाँ का नक्शा ही नहीं पास होता। अरे भाई साहब, जब नक्शा पास ही नहीं होता तो नक्शा कोई पास कैसे कराएगा? फिर वो सेटिंग शुरू करते हैं, इतने इतने पैसे दे दो जी, इतने रुपए पर फ्लोर के हिसाब से दे दो जी, पैसा लेते हैं, बिल्डिंग बन जाती है। जो पैसा नहीं देता उसका ये हाल होता है। देखो पीछे, अब आप पीछे देख रहे हैं, ये अच्छा आपको बिल्डिंग दिख रही है कहीं से? ये केवल नींव डाली गई है, थोड़ी सी एक दीवार, क्योंकि पैसा नहीं दिया गया, हमने सेटिंग से मना कर दिया। हमारा नक्शे के लिए कार्रवाई चल रही है, हम कोर्ट भी गए, हमने अपनी साइड से पूरी कार्रवाई करी, उसके बावजूद भी ये केवल क्यों हुई कार्रवाई हमें नहीं मालूम, लेकिन एक पूरी इतने त्वरित तरीके से जो कार्रवाई हुई, हम इसके लिए पूरे हम ऊपर से ऊपर तक हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और खाली अपनी नहीं, हम पूरी दिल्ली के वासियों की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सभी क्षेत्र के पूरे दिल्ली वासियों का हमें साथ किएगा, आशीर्वाद किएगा इस लड़ाई के लिए, क्योंकि हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है। और एक मैं आपके सामने और वादा कर रहा हूँ, जब तक दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का पूरों का नक्शा पास नहीं होगा, इस बिल्डिंग का हम आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। ये आप सबके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ। और हम इसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें ऊपर कहीं तक भी जाना पड़े। कि कौन लोग हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी टीम है जो देखती है। मैं डायरेक्ट किसी से भी नहीं मिला, ना कोई डायरेक्ट मुझसे मिला। सभी जो भी डिमांड्स होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे नहीं रहता, मैं दूसरी जगह ऑफिस बैठता हूँ, तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे ही सारी चीज़ों की बातचीत होती है। जो लोग डिमांड करते हैं सभी का नाम प्रवीण जी अभी आपके सामने सारी चीज़ें बताएंगे, और सब चीज़ों के हमारे पास प्रूफ भी हैं। अगर उन पर कोई प्रूफ है कि उन्होंने पैसा नहीं मांगा तो वो साबित करें। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो टूटा हुआ,
और इसी क्षेत्र के अंदर 50 जगह बिल्डिंगें बन रही है, कहीं तोड़फोड़ नहीं है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि पैसा मांगा गया। सर निगम पार्षद का आरोप ये भी लगाया आप पे जी, कि हमने कुछ पैसा नहीं मांगा उनसे, ना अगर मांगता भी तो खुद आते हमारे पास, जैसे कुछ उन्होंने बुलाया भी है, उनसे मिलके भी आए हैं, वो सारे हमारे पास में प्रूफ है और उन्होंने अपने आदमी भी भेजे हैं। पैसे की बात करें, कब की ये डील हुई थी, कब पैसा मांगे, क्या बीच बीच में आपको परेशान किया जाता था और किसके द्वारा पैसे की डिमांड की गई है? देखिए जी, मैं बताता हूँ, लगभग 6 महीने से पैसे की डिमांड चल रही थी हमारे साथ। तो पिछले जो है निगम पार्षद थे, इस कार्य को बंद हुए 1 साल के करीब हो चुका है। 1 साल पहले हुआ था जितना भी ये कार्य हुआ था। जब से नए निगम पार्षद आए, हमारे काम में अड़चने आनी शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, यहाँ पैसे की डिमांडें शुरू हो गई, नोटिस आने शुरू हो गए एमसीडी के द्वारा। हमने बात करी, हमने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू करी। हमने अपनी कागजी कार्रवाई जैसे ही शुरू करी तो उनकी तरफ से कार्रवाई और ज़्यादा तेज हो गई। पैसे की डिमांड आई, हमने मना कर दिया कि हम ये सेटिंग वेटिंग, हम इस चीज़ में भरोसा नहीं करते, हम लीगल कागजी कार्रवाई से काम करते हैं, वो हमारी चल रही है। उसके लिए हमने स्टे वगैरह भी लिया, सब कुछ हमने करा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जैसे ही स्टे खारिज हुआ, तुरंत ही ये कार्रवाई यहाँ पर आकर इस प्रकार की हो गई। हम इसके ऊपर अपील पे भी जा रहे हैं, आगे अपील पे भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जहाँ तक हमारे को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे इस लड़ाई। कितने की डिमांड की गई? ये डिमांड वगैरह मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा, सब प्रवीण जी आपको बताएंगे सारी चीज़ें। एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट की डिमांड की गई थी, जो कि अगर छोटा भी होता शायद हम नहीं देते, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मांगा गया जो हमारी हैसियत से बाहर है, हम नहीं दे सकते। हमने मना करा तो हमारे ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ कर दी गई। उनका कहना है कि वो ना आपसे मिले, ना आपसे कोई कॉल पे बात हुई है, और कोई अगर आपके पास कॉल डिटेल है या बात करने का कोई जरिया है तो आप बताइए, प्रूफ करिए। ऐसा मेरे से नहीं मिले हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं कभी उनसे नहीं मिला जीवन में, आज तक कभी नहीं मिला। मेरा उनसे कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई मेरा उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी एक टीम हमारा सारा काम देखती है और उनके पास भी लोग होते हैं और ये सभी सबूत अभी आपको प्रवीण जी आपको यहाँ पे अभी सभी सबूत देंगे। एक आरोप और आप पर लगाया जा रहा है कि आपकी जो धर्मपत्नी है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम इस समय ईडी और सीबीआई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई है, क्या इसी प्रकार से आरोप लगाते रहेंगे? बिल्कुल गलत बात है जी ये। पहली बात तो देखिए, निगम पार्षद मेरी धर्मपत्नी है, मैं उनके काम में बिल्कुल कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, वो अपना काम खुद देखते हैं, ये मेरे सभी क्षेत्रवासियों को पता है। हमने अपने क्षेत्र के अंदर एक चीज और कर रखी है, हमारे क्षेत्र में भी निर्माण हो रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने साफ मना करा है किसी को कोई एक पैसा नहीं देना, ना हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है। आप जाके देख लो, हमारे क्षेत्र की जनता से पूछ लो जाके आप, और उनके काम से या पार्टी से इस चीज का कोई लेना देना नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और ये क्योंकि कंपनी का मामला है और मैं उस कंपनी के अंदर एक पार्ट हूँ। मनोज सोनी जी भी उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो क्योंकि कंपनी का मामला है, उसका पार्ट होने की वजह से मुझे यहाँ पे आगे आना पड़ रहा है। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं। इसलिए क्या है, 2001 में ये 3 पॉकेट डीडीए ने नोटिफिकेशन किए थे। एक पॉकेट जहाँ नेक्सा का शोरूम है, उससे आगे बीकानेर और जुल्फे बंगाल, इस एरिया को जुल्फे बंगाल बोलते हैं। इस एरिया को उन्होंने नोटिफाइड करके अपना 2001 में डीडीए ने इंडस्ट्रियल लैंड इसको अपना पास कर दिया। उसके बाद हम इसका नक्शा हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। तो हम अपना आदमी जाता रहता है, वहाँ सारी बातें होती हैं, पहले सारे पेपर डॉक्यूमेंट पूरे होंगे जब तो नक्शा पास होगा। उन्होंने कहा जी इसका नक्शा पास नहीं हो सकता, इसका लेआउट नहीं है। हमने उनको कहा, डीडीए को भी अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानिंग को भी अप्रोच किया, हमने सब किया, हमने अपने नक्शे निकाले, जहाँ पर हमारी लैंड फॉल्स करती है वो नोटिफाइड हो रखा है। उसके लिए हमने इनके लिए रेगुलाइज के लिए प्लान डाले। इन्होंने बार बार हमें रिफ्यूज़ करते रहे कि जी ये अपना हमारा एमसीडी से हमारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट लगाते रहे। पहला इनका पॉइंट था जी, ये रेगुलाइजेशन पहले अप्लाई करी 2022 में। हमारी बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी कि साइट पार्ट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एडजेंटिंग प्रॉपर्टी एंड अबाउटिंग रोड, कॉपी ऑफ अप्रूवल लेआउट शोइंग द प्लांट प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन टू बी सबमिटेड। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट एफिडेविट जो सारे प्लान अप्रूव्ड कॉलोनी में लगते हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में लगते हैं, वो सारे एफिडेविट इन्होंने मांगे कि कंप्लीट ओनरशिप चेन दीजिए। हमने सारी इनको चेन दी, सारी चीज़ें दी। फिर इन्होंने मांगे कि जी करंट हाउस टैक्स, हमारा हाउस टैक्स जा रहा है, हमारे सर्टिफिकेट मांगे, सेस अमाउंट मांगे, फोटोग्राफ मांगे। वो सब चीज़ें हमने इनकी फाइल्स में दोबारा दो बारी 3 बारी हम देते रहे।
फिर हमने अपनी अपील लगाई। ये इन्होंने हमें 16/6 में एक नोटिस और भेजा। जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई ये मैं एज एन आर्किटेक्ट हमें सब क्लाइंट को बाइलाज बताने होते हैं, इतना रोड छोड़ना है, इतना सेटबैक छोड़ना है, इतना फायर टेंडर के लिए छोड़ना है, इतना सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हमें बाइलाज के बारे में पता है, तो हमने कह दिया जी इसका नक्शा वैसे तो नहीं पास हो रहा, इसको रेगुलाइज होगा। ऑलरेडी हमारे 3 कमरे 4 कमरे बने हुए थे, हमारा शेड बना हुआ था, ऑलरेडी शेड बना हुआ था। बल्कि यहाँ तक है कि 2001 से जितना ये एरिया डेवलप हुआ है तीनों पॉकेट का, और जो हमारी पॉकेट में हमारा तो नोटिफाइड एरिया में आ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी नोटिफाइड एरिया में फॉल्स कर रही है। अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज अमर ज्योति में, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो फॉल्स भी नहीं कर रही, वहाँ तक नक्शा बना हुआ है। कलेंदर कॉलोनी पूरी फ्रंट पे सारा सारा नोटिफाइड बना हुआ है, उसको कोई नहीं देखता कि जी क्या है क्या नहीं है। हमने उसके लिए उनसे टाइम मांगा, हमने कहा हमें अपने पेपर इकट्ठे करने के लिए 6 महीने का टाइम दीजिए। हमने डीडीए को अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कि जी क्या ये है, तो उन्होंने डीआईडीसी के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी सोसाइटी बना के आ जाइए, आप एक अपनी सोसाइटी बना के आप आ जाइए और आप अपना नक्शा डालिए, लेआउट हम पास करते हैं और आप अपना बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करा लीजिए। अब मैं भी स्टैंडिंग कमेटी में भी जाऊंगा तो सारी यहाँ के सारे तो ओनर मेरे साथ आएंगे नहीं। जो हमारी RAW बनी हुई है, RAW के अकॉर्डिंगली मास्टर प्लान में ये कहा जाता है कि जी आप अपनी RAW बना के जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वहाँ पर आप एक अपना लेआउट बना के हमें दीजिए, हम इनको पास कर देते हैं। हमसे हमेशा बार बार हम बात करते हैं पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है, तो पॉलिसी। अब नक्शा पास है या नहीं है? अब इसके लिए हमने रेगुलाइज की फाइल हमने लगाई थी, उन्होंने वो फाइल हमारी रिजेक्ट कर दी। अब हमने दोबारा और उस पे फाइल में जो पेपर की कमी थी वो पेपर की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली, और उसके बाद हम फिर दोबारा उनको अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे को भी आगे जो करने में, पेपर इकट्ठे करने में, जो इस एरिया को डेवलप करने में जो इसको डीडीए ने नोटिफाइड किया है, डीडीए से कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को भी इकट्ठे करने के लिए मैंने तो उनको कहा भी कि जी मेरी फाइल आप डीडीए भेजिए, मेरी फाइल टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजिए। मैं तो वर्बली उन्हें बोला भी। अब प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि धारा 336 के तहत स्वीकृत है। हाँ, स्वीकृत नक्शा जो धारा उसके स्वीकृत है, खाली वो हर प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड लगाया जाता है। हमने उसके लिए भी हमने अपनी एप्लीकेशन उसमें डाल रखी थी, अप्लाई किया हुआ था। अप्लाई करने में हम उसके जब अप्लाई कर दिया तो उन्होंने कहा जी इसका नक्शा पास नहीं हो सकता, तो फिर भी हम उस आईडी के लिए करते गए। आज हम उसको हमें ये वो करें, हम उसका पैसा जमा करा देंगे। जितना रिवेन्यू इस एमसीडी को इस प्रॉपर्टी से मिलना है, जितना टैक्स एमसीडी को इससे रिवेन्यू मिलना है, वो रिवेन्यू तो इससे मिलता ना। तो हमने क्लाइंट को पहले कह दिया कि आप रोक दीजिए, आप क्लाइंट को इसको हमने कह दिया कि जी आप रोक दीजिए, हम इसका नक्शा पूरा करा के रैक पैक करके और सब चीज़ें करेंगे। इतनी जानकारी आप दे रहे हैं, आपका परिचय? मैं आर्किटेक्ट भारत भूषण, इम्पैनल आर्किटेक्ट एमसीडी। पैसा दिया जाता है तो सारी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे। मैं 25 साल से प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपने क्लाइंट को अवेयर कराऊंगा कि जी हमारी सारी प्रॉपर्टीज। एक सवाल आपने, जैसे आप बता रहे हैं कि आप इंटरनल भी है, 25 साल से आपका एक्सपीरियंस भी है, नगर निगम का एक्सपीरियंस यही है क्या कि केवल पैसा जाएगा कहीं नक्शा पास होगा? बिल्कुल 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 जी, ये आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली साफ साफ बात है। बिल्कुल है जी। जो देखिए ऐसा कहना, एकदम चैनल पे कहना, सारी चीजें कहना, मेरे जैसे और भी 1500 भाई कह रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं तो एक प्रैक्टिस है, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस है ऐसी हमारी प्रैक्टिस है। सब चार्टेड अकाउंटेंट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी सी करनी पड़ती है, ये तो आप मानेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा नाम प्रवीण है। मैं इस कंस्ट्रक्शन को जब से शुरू हुई है तब से ही देख रहा हूँ, और ये कंस्ट्रक्शन लगभग पिछले 7-8 महीने से बंद हो रखी है, और इस कंस्ट्रक्शन को शुरू से एंड तक अभी तक मैं ही देख रहा हूँ, और जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं मेरे ही मद्देनजर में। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, किस मुद्दे को? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यह कल यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र चला है, और बुलडोज़र चलने का कारण
एक ही रहा है, क्योंकि जो ये बिल्डिंग बन रही है इसके साथ कम से कम नहीं तो यहाँ पे 20-25 बिल्डिंगें और बन रही हैं। एक एमसीडी का कम्युनिटी सेंटर, उसके सामने भी एक 3000 गज की जगह बन रही है। जस्ट एक हमारे सामने भी बन रही है, एक इससे आप थोड़ा पीछे जाइए वो भी 2-2 हजार गज की साइडें बन रही हैं। अगर उन साइडों पे कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह का कल यहाँ बुलडोजर चला है, तो इसका मतलब इसके पीछे प्रेस बुलाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर क्यों बुलडोजर चला। क्या लग रहा है कि कितने की डिमांड की गई थी और किसके द्वारा की? देखिए, डिमांड तो मेरे पास बहुत लोग आए, हर लगभग, जैसा कि प्रीति जी, बहन प्रीति जी के बारे में पहले भी सब ये चीज़ें चर्चा में रहती है, निगम पार्षदों के बारे में बोला जाता है। यहाँ पे लगभग 3 या 4 जेई मेरे पास उनका नाम लेके आए। सबसे पहले एक नागर जी जेई हुआ करते, वो स्पेशली यहाँ आए, हम लोगों से बात करके गए। बात करने के बाद उन्होंने जब गेट से बाहर निकलने लग गए तो उन्होंने हमसे बोला एक बार आप बहन प्रीति जी से मिल लीजिए, अगर इसका आप निर्माण करना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ के निगम पार्षद से मिलिए, उसके बाद ये चीज़ें। उसके बाद भी एक राकेश शर्मा जी, कई जेई आए, जितने भी जेई बदले गए सब मेरे पास यहाँ पे आए। अभी मीणा जी भी आए मेरे पास। तो जो उनकी डिमांड थी वो हम लोग पूरी नहीं कर सकते थे। आपके पास प्रूफ क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रूफ लाइए, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपकी हर पनिशमेंट क्या मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। देखिए, आप इतने सारे मीडिया से इतने सारे लोग हैं, आप इस प्रूफ को खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 25 निर्माण चल रहे हैं, उसमें से एक ही निर्माण कार्य पे अगर बुलडोजर चल रहा है जिसकी शुरुआत है अभी, तो इससे आप खुद समझ लीजिए ना। प्रूफ क्या वो दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किसी को यहाँ पर नहीं भेजा मेरे पास? क्या वो ये प्रूफ दे सकती है उन्होंने किसी को यहाँ पे मेरे पास नहीं भेजा? मेरे पास भेजा होगा, डिमांड आई होगी, जब भी तो काम रुका है ये। अगर मैं उनकी डिमांड पूरी कर देता तो बात खत्म थी। फिर यहाँ पे भी जैसे कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा, यहाँ भी नहीं चलता। कल एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर कागजात पूरे हैं तो हमसे मिलें या फिर निगम से मिलें, क्योंकि कागजात कार्रवाई पूरी होती है तो निगम कुछ नहीं कर सकता, ना ही बुलडोजर कर सकता। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी, मतलब 3 बार पहले भी निगम पार्षद रही हैं अन्य पार्टियों से। 2017 में वो चुनाव भी हारी है यहाँ से। बड़ी अच्छी बात कही है। उसके बाद उनके ही कार्यकाल में ये पूरी, आप कहीं भी अपना कैमरा घुमा लीजिए, सब अनऑथराइज काम चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे थे? सर आपने कागजात तो किसी के भी पूरे नहीं हुए, वो निर्माण कैसे चल रहे हैं? 25 बिल्डिंगों की तो बात आपकी सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है? आप कंप्लेंट तो आप कर रहे हैं ना उनके खिलाफ, तो आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने डिमांड मांगी? नहीं, उनके पास क्या प्रूफ है? मैं तो आपसे बार बार पूछा, उनके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने नहीं मांगा? और फिर इसी निर्माण पर अगर बुलडोजर चला, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि जिस समय यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था सामने ही लेंटर डल रहा था 1000 गज पे, वो क्यों नहीं, अगर टीम आई थी उसको वो क्यों नहीं दिखा? जब से वो इस यहाँ पर निगम पार्षद चुनेंगे, सबसे ज्यादा निर्माण कार्य तब से हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? इससे बड़ा एलिगेशन आपके हैं, प्रूफ करना भी आपका काम है। आपके पास प्रूफ ऐसे कौन से हैं जो आप प्रेजेंट करेंगे? नहीं, ये मामला कोर्ट तक भी जाएगा। मैं वो चीजें, जब जो भी चीजें प्रूफ करनी होगी मैं कोर्ट में स्थापित कर दूंगा वो चीजें। यानी आप कोर्ट में प्रूफ बिल्कुल प्रूफ करेंगे, बिल्कुल प्रूफ करेंगे। सर एक और बात, जब आपसे पैसे की डिमांड किसी ने की थी, क्यों पुलिस में सूचना क्यों नहीं दी? क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, क्यों सूचना क्यों नहीं? क्या ये सूचनाएं पुलिस में दी जाती हैं? आपने कभी सुना है कि ये सूचना भी पुलिस में दी जाती है कि फलाना आदमी हमसे पैसे मांग रहा है? ये सूचना कभी पुलिस में नहीं दी जाती। जेई के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उनका कहना है कि जेई के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? किसने नहीं लिया जेई के खिलाफ एक्शन? आप लोगों ने? हमने जेई के खिलाफ एक्शन लिया, जब तो ये हुआ। जेई को जब हमने बोला कि ये पे सारे कार्य जो चल रहे हैं कोई भी ऑथराइज नहीं है, उसी के बाद तो ये हमारे पे उल्टा एक्शन लिया उन्हीं जेईओ ने। एक्शन ने लिया, जो नागर है इनके एक्शन साहब, उन्होंने लिया। अगर हम उनकी बात कहीं भी इधर से उधर करते तो ये तो शुरू से सब कुछ तोड़ के चले जाते। सर आपने इस बिल्डिंग के लिए नक्शा भी पास बनवाया या हमने नक्शे के लिए अप्लाई किया, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो एक एक करके सारी चीज़ें हमने पूरी करी हैं। और जब उनका मन करता है वो लोग स्टे दे देते हैं। 2 बार हमें स्टे मिला, उसके बाद उन्होंने स्टे खारिज कर दिया। उन्हीं पेपरों से स्टे मिला और उन्हीं पेपरों से स्टे खारिज कर दिया। मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। उनका कहना है कि 20 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और अब एक भी व्यक्ति मेरे खिलाफ नहीं आया। कोई आया हो तो बताए। और लोगों से अपील की उन्होंने कि आप लोग के खिलाफ आए क्योंकि आप लोग गलत एलिगेशन लगा रहे हैं उनसे। तो मैं देखता हूँ कि कब वो दिन आता है जब लोग इसके खिलाफ आते हैं कि निगम पार्षद भी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। कि अगर सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतनी सारी कॉलोनी ये बन कैसे गई है, आप मुझे बताइए ना, सामने कार्य कैसे चल रहा है। चलिए ठीक है, कल हमारी प्रॉपर्टी पे ऐसा हो, आज उन पे क्यों नहीं हो रहा? और प्रॉपर्टियों पे क्यों नहीं हो रहा? क्यों कम्युनिटी सेंटर के लिए दिलशाद गार्डन के सामने 3-3 हजार गज की जगह बन रही है?
क्यों हमारे सामने 1000 गज का निर्माण हो रहा है, हर जगह निर्माण क्यों हो रहा है? अभी दिलशाद गार्डन में ही 3 शॉप्स गई हैं, मुझे तो ये भी सुनने में है वहाँ के लोगों ने इनको पैसा दिया है, तो मैंने तो सुना है, मैं तो वही बात बता रहा हूँ ना। क्या कुछ कहेंगी अभी ये जो दिलशाद कॉलोनी में जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर अभी समाज सेवी जो नीरज गुप्ता है उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर आरोप लगा दिया है कि प्रीति को बहन प्रीति जी ने 2 करोड़ की डिमांड करी है और पर लैंड 1 करोड़ की बात करती है, तो कितनी सत्य बात है और इन आरोपों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? माइक लेके उनकी प्रॉपर्टी के बाहर अनाउंस की उन्होंने क्या बोला कि मैं माइक लेके उनकी प्रॉपर्टी के बाहर अनाउंसमेंट करने गई थी कि 2 करोड़ मुझे दे दो और मैं यहाँ सभी प्रॉपर्टी बनने दूंगी। कुछ तो बताया कि मैंने कहाँ मांगे, तो फोन किया मैंने, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, आजकल तो सबके पास रिकॉर्डिंग होती है, आजकल तो मोची तक रिकॉर्डिंग कर लेते, दूध वाला रिकॉर्डिंग कर लेता, और वो तो इतने ओवर स्मार्ट लग रहे हैं, जरूर रिकॉर्डिंग की होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए मैंने फ़ोन नहीं किया तो वो उनकी कल जो मैं वीडियो आप लोगों की सुन ली थी उसमें कह रहे थे कि घर बुलाया था, तो घर बुलाया था और मैंने डिमांड की थी, तो वो इतने महीने बाद क्यों कह रहे हैं? बाद निकलते इनको FIR करनी थी कि थाने में जाकर कि प्रीति ने अभी इतने की डिमांड की, उसको गिरफ्तार करो। जब ये बाद में कह रहे हैं मैं ईडी जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, तो उसी दिन चले जाते, तो रास्ते तो सभी खुले हुए थे, तो आज की इंतजार क्यों कर रहे थे कि थोड़ा बजेगा तब जाऊंगा, और थोड़ा बजा इनकी प्रॉपर्टी पे तो दूसरे की इज्जत पे थोड़ा मार देंगे, ये इन्होंने कैसे सोच लिया? मैं 20 साल मुझे हो जाएंगे काउंसलर बने हुए, मैं इतने साल से इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहला मेरा जो टर्म था वो कस्तूरबा नगर से लेकर JNK तक था, अब मेरा जनरल हॉस्पिटल से सीमापुरी तक है। एक भी शख्स कभी निकल के आया हो कभी रिकॉर्ड में कि मैंने कभी किसी के साथ बोला हो कि बिल्डिंग का मुझे कुछ दो, या उन्होंने मुझे दिया हो, आप जो सा मर्जी लाके थे एक बंदा मेरे सामने ले आए, कभी तो आया ही होगा। अगर मैं करप्ट हूँ तो कभी तो आया होगा, कोई तो बाहर निकला होगा कि बैंक इतनी डिमांड करती है, और अगर इतनी मैं डिमांड करती होती ना तो पहले 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल और फिर 5 साल अब चौथी बार जीत के ना आती। मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनके लिए अपनी जान तक देती हूँ, मैं सड़कों पे खड़ी हो जाती हूँ, मैं बुलडोजर के आगे भी खड़ी हो जाती हूँ उनको बचाने के लिए। ये तो मुझे मिले ही नहीं करने थे। एक दिन मुझे DC ऑफिस में ये शख्स मिले जो कल TV में आपकी उसमें वर्जन दे रहे थे, इन्होंने मुझे खुद बोला मैं अभी काउंसलर्स को पहचानती नहीं हूँ, क्योंकि हाउस होता है तो मैं आगे बैठती हूँ और वहाँ से उठ के हम लोग सीधा बाहर आ जाते हैं, तो पीछे 250 लोग हैं, एकदम से पहचान में नहीं आते। पहले हम लोग क्यों क्लोज हो जाते थे, हमारी जोन की मीटिंग होती थी, हमारी कमेटियों की मीटिंग होती थी, हम सब मिलते थे तो हम लोग एक दूसरे को पहचानते थे। मैं चूँकि हर बार कोई ना कोई वहाँ पे चीज़ क्रिएट करती हूँ तो वो लोग मुझे पहचानते हैं, और ज़्यादातर उनके पुराने लोग हैं वो मेरे नेचर को भी जानते हैं और मैं उनके नेचर को भी जानती हूँ। मेरा सबके साथ जितने भी मेयर BJP के रहे, जितने स्टैंडिंग कमेटी, जितने भी उनके लीडर हैं, मेरे सबके साथ बहुत अच्छी टीम हुई थी, आज भी है। आज भी हम जहाँ मिलते हैं, दुबे जी मिलते हैं, रामनारायण दुबे, आज भी कोली भर के मुझे मिलते हैं, और आप देखें कि कोई भी काउंसलर्स हैं बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, उनको पता है कि मैं उनके साथ कैसे रही, मेरी वर्किंग क्या है। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक पॉइंट आप बाइक ले लीजिएगा, मैं हाउस में कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ, मैं पब्लिक के हित की बात करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा होता है और उसमें मैं साफ साफ वो बात करती हूँ जो पब्लिक के हित में होती है। मैंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं, यही वजह है कि BJP के सारे कॉर्पोरेटर भी मेरा साथ देते हैं, उनको पता है कि ये पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि हम पहले पब्लिक के लिए आते हैं। ठीक है, आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना वो है। हम इनके बड़े लीडरों को, जिस दिन से मैं आई हूँ, हम लोग किससे मिलते हैं? कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं, हमारी किसी से मुलाकात ही नहीं होती। सब बड़े बड़े शहरों में इलेक्शन में जाते हैं, तो हमारा मकसद है अपने क्षेत्र में काम करना। इतने बड़े क्षेत्र में ये कहाँ से आए? मैंने जब आपने कल वीडियो वायरल की तो मैंने पता किया, पता लगा गोंडा से आए हैं। ये मेरे इलाके से ही नहीं है, गोंडा से है, आके यहाँ प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जब मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 लोगों से बात करके पूछा तो पता लगा कि प्रॉपर्टी की ये जगह का तो इनका केस चल रहा है हाई कोर्ट में। कोई मनीष गोयल करके हैं, उनके कुछ 10, 12, 15 कितने मेंबर हैं, उनकी ज्वाइंट में ये लैंड है, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके ऊपर केस भी चल रहा है इस प्रॉपर्टी को लेके। ये मुझे नहीं पता क्या डिस्प्यूट है, मैं कोर्ट से पेपर निकलवाने जा रही हूँ, मैंने नंबर भी मांगा वहाँ कि प्रॉपर्टी का क्या डिस्प्यूट है, कोर्ट में केस नंबर दे ताकि मैं उसकी पूरी असलियत निकाल सकूँ। अच्छा मैम, लगातार कहते हैं कि बार बार जेई आते हैं, एक्शन आते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, प्रॉपर्टी जब ही बनेगी क्योंकि जो बहन प्रीति है उनसे मिलना पड़ेगा।
तो नहीं, एक मिनट, अगर जेईई आके कहते हैं तो सामने बुला लेना चाहिए था। जेईई क्या भूत है? जब इनके पास आ सकते हैं तो मेरे तो स्टाफ में, मेरे तो डिपार्टमेंट से हैं, उसी टाइम कॉल करके मुझे बोले कि आपका जेईई आया। अगर आज ये इतना बड़ा, इतना चीज के बोल सकते हैं प्रीति करप्ट है, प्रीति ये है, प्रीति फलान है, प्रीति घूसखोर है, तो वो तब भी कर सकते हैं कि मैडम आपका जेईई आया, आपने पैसे मांग रहे हैं आपके नाम से, करते ना फोन। एक बार भी किया इन्होंने। और फिर जब इनको इतना पता लग गया कि मेरा नाम आ रहा है तो मेरे पास फोन करके आ सकते थे, मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते थे। ये एक काउंसलर के हस्बैंड है, मैं भी काउंसलर हूँ, तो इनका पूरा राइट बनता है मेरे से बात करने का। मैं कर सकती थी, ये तो नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे जब जोन में बोला कि मेरे ब्रदर की एक प्रॉपर्टी आपके एरिया में बन रही है, तो मैडम जरा देख लेना। मैं क्या, देखो ऐसे है, आपके उनके पेपर है, उनको बोलो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाए। मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करती, मेरे सारे डिपार्टमेंट के साथ मैं चलती, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ मैं नहीं चलती। उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्यों बनने दे रहा है। मैंने जब केस डाला था लोकायुक्त में सारे काउंसलर और सारे एमएलए का, तो मैंने जस्टिस सलीम जी से भी कहा था कि सर अगर कोई भी मजिस्ट्रेट कहीं से भी दिल्ली के किसी भी कोने से गुजरते हैं तो क्या प्रॉपर्टियां लोगों को दिखाई नहीं देती? लक्ष्मी नगर से आप शुरू हो जाए, अगर एक भी अथोराइज हो तो, सब अनऑथराइज है, तो अगर सब बनती हैं तो वहाँ एक्सपीएन भी होते हैं, एसपी भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं, एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज अगर बनती है तो वो अधिकारियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा क्या, हम तो आते चले जाते हैं। हमारी तो फीस 5 साल की होती है, तो 60 साल के लिए होते हैं यहाँ पर, और एक बार नहीं कई कई बार ये उसी उन्हीं इलाकों में इनकी नियुक्तियाँ होती है। क्यों करते हैं? मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, डिपार्टमेंट बंद क्यों नहीं कर देते? और बिल्कुल अगर ये स्टिक होकर लिख दे कि बिल्डिंग बनेगी तो आ जाके लोग हंगामा थोड़ी ना करेंगे। जिन्होंने आज बना लिए बिल्डिंग और शोर मचा दिया, पीसी ने मांगा, पीसी क्या खुदा लग गई? अगर पीसी ने आज इनसे मांगने थे तो पीसी तो पहले बहुत कुछ ले चुकी होती लोगों से। आप इलाके में ऐसा करिए, पहले डोंडी पीसते थे लोग, ढोल बजवाते थे, ढोल बजवा दीजिए कि 15 साल से जो है कॉर्पोरेटर है उसने किस किस के पैसे लिए बाहर आ गए। आए ना बाहर लोग, बताएं। अगर मैंने पाप किया होगा तो मैं डरूंगी ना। उनका एक और आरोप है कि लगभग 4 साल पहले एक प्रॉपर्टी उनके पास आई थी, जबकि जो उनका निर्माण कार्य था चल रहा था, लेकिन 1 साल का भी रुका हुआ है क्योंकि उनको यही दबाव बना रहे थे कि धन प्रीति से मिले, और अब नहीं कुछ मिल पाया तो इस पर बुलडोजर चला है। देखिए आप बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, और मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर जेईई आए थे तो मुझे फोन करते, जेईई को कान से पकड़ के घसीट के लाते, मेरे पास न लाते तो डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाते, मुझे बुलाते, थाने ले जाते। 4 कदम पे इनके थाना है सीमापुरी, वहाँ ले जाते, मुझे भी बुलाते, वहाँ मैं भी बैठती, वहाँ सबके बीच में बोलते कि आपका जेई कह रहा है कि प्रीति पैसे मांग रही है, तब होती बात। ऐसे क्या, ऐसे तो कुछ भी बोलते रहो। हमने मैम उनसे जब बात की कि आपके पास प्रूफ क्या है, आप कल क्या गए थे प्रीति से मिलने, तो उन्होंने कहा जो भी मेरे पास प्रूफ है मैं सारे कोर्ट में पेश करूंगा और मेरे पास पर्याप्त प्रूफ हैं। तो ऐसे में क्या नहीं, कुछ नहीं ऐसे में। अगर कोर्ट में ही प्रूफ करेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों बुलाया? सीधे कोर्ट जाए, कोर्ट जाके अपने प्रूफ लगाए, सिद्ध करें, बात खत्म। का हाथ कंगन को आरती क्या? उनका कहना ये भी है कि प्रीति जी प्रूफ कर दे कि हम उनके पास नहीं गए। अरे मैं क्यों करूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, वो करे ना। वो कह रहा है कि मैं आया, अच्छा चलो मैंने मांग लिया, वो कह रहा है मैं आया, तो बाहर निकल के एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई एफआईआर? ये तो एक अनपढ़ गवार किसी अंधे को भी कहेंगे तो वो कहेगा जी अभी मैंने कोई डिमांड करी थी इसने बंदे ने, तो मैं तो जाके थाने जा रहा हूँ। क्यों जी, आप बताओ मुझे। आप भी चैनल के माध्यम से बनाया, आप आम पब्लिक के बीच में खड़े होकर बाइक ले, अगर आपको कोई हड़काएगा तो आप कहाँ जाएंगे? थाने। तो ये क्यों नहीं गए इतने महीने पहले जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं? और दूसरी बात, मैं क्या इनके कान में बोलते हैं कि मेरे घर आ जाना? तो फोन ही तो किया होगा मैंने, तो फोन की कॉल दिखा दे मेरी। मेरे पास तो किसी सिंपल आदमी की भी कॉल आती है, मैं कॉल बैक करती हूँ, उसमें लिखा नहीं आता कौन है। कभी कभी आती है कि ट्रू कॉलर में कि कौन है, कई बार हम नाम नहीं पहचान पाते, लेकिन हम कॉल, अगर मैंने मांग लिया इनकी बात ही, अगर मैं एग्री करती हूँ कि डिमांड की, तो थाने में जाके रपट क्यों नहीं लिखाई इन्होंने? आज जो ये कोर्ट और आपका मीडिया और चैनल ले लेके बड़े बड़ी हांकरे हैं, ये तब इन्होंने मेरी एफआईआर क्यों नहीं कराई? करवा देते, मैं तो मना नहीं किया, मैंने तो किसी एक को नहीं बोला, या मैं डरी हूँ कि ये मेरी एफआईआर ना करा दे और या बैठ के मांगूंगी मैं। मेरा ये खुला दरबार है। पहली बात तो अब मैं किसी को यहाँ मिलती नहीं, जो बहुत क्लोज होता है मैं उसी को मिलती हूँ। मैं सुबह ही चली जाती हूँ क्योंकि मेरा एरिया चेंज हो गया है। मैं सुबह वहाँ जाती हूँ, 9:30 10 के बीच में निकल जाती हूँ। मैं रात को आती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है।
घर मेरे कोई भी नहीं होता, क्योंकि मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा मेरा खत्म हो गया, एक बच्चा मेरा बाहर है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अच्छा मैम, उन्होंने एक और सवाल उठाया कि जो इस तरीके की अनऑथराइज कॉलोनी होती है वहाँ अधिकतर कागज वर्क पूरा नहीं होता, ठीक है, तो जो उनकी प्रॉपर्टी है उनका भी कागज वर्क पूरा है, लेकिन जो अन्य जो उनके क्षेत्र में अलग अलग मकान बनने हैं, 3-3 तो गज की प्रॉपर्टियां बननी है, उन पर क्यों बुलडोजर नहीं चला, आखिर उन पर ही क्यों कार्रवाई हुई? एक बात बताए मुझे, अच्छा चलिए, अभी आपने 2 अलग अलग तरीके का वो पूछा मुझसे। पहला तो ये बोला कि पहले चल रही थी धड़ल्ले से, फिर बंद हो गई इतने महीने से, ये बोला ना। तो इतने महीने में इनके सामने तो बहुत सारी प्रॉपर्टियां बननी थी इधर उधर, जो कल की वीडियो में दिखा रहे थे। तो ये अपनी बंद करने के बजाय उनकी क्यों नहीं बंद करा के आए भाई, छुड़वाते। अगर ये इतने सच्चे हैं तो किसकी इंतजार कर रहे थे, किससे इन्होंने कोलैबोरेशन करना था, किससे इन्होंने टाई अप करना था? ये सारी इनके आमने सामने दिखाते फिर रहे थे, मीडिया वाले भी आपके जो गए थे, ये फलानी इतनी मंजिल बन गई, फलानी तो वही थे जो आपके पिता भी थे थाने में, इतनी मंजिल बन गई। तो आप ये सोचो कि जिन्होंने इतनी मंजिल उनको नहीं दिख रही थी, अगर इनकी नहीं बन रही थी तो खड़े हो जाते। मैं हूँ, मेरी अगर प्रॉपर्टी सील हुई थी तो मुझे दर्द उठा था, तो मैंने पूरी दिल्ली के सारे कॉर्पोरेटर और सारे एमएलए उसमें पार्टी बनाए थे, इनकी भी चेक करो। मैं अकेली ये भी खड़े हो जाते कि भाई मेरी बंदा कोई नहीं बनेगी इलाके में। जब इतना ऐसे करके बोल रहे हैं तो इनको बोलना चाहिए था उसका। वो यही कह रहे हैं मैम कि अब हम पूरे इलाके के लेवल की पूरी दिल्ली की लड़ेंगे। अब ये जो मर्जी करे, पूरी दिल्ली की लड़े, पूरी इंडिया की लड़े, पूरे भारत की लड़े, जिसको भारत चेंज हो गया, अब ये कुछ भी करे। इन्होंने जो 5 महीने 6 महीने मेरे आए हुए, तो मुझे 8 महीने 7 महीने हो गए, उस बीच में अगर इनका बंद रहा तो ये इनके सामने बहुत बनी होंगी, क्यों नहीं बोल रही है? तो मैम अब कहीं ना कहीं मेरी तो आगे ना पहले था ना अब मैं ना आगे होगा। अब मैं डिफेमेशन का केस करने जा रही हूँ चैनल से भी, और इनके ऊपर भी जो इन्होंने वाहियात मेरे लिए बातें कही हैं, वो उसके लिए आगे कोर्ट है, जस्टिस जो वो करेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी ये नहीं हो सकता कि एक शख्स मेरे 20 साल के कार्यकाल में ये बोल दे कि मैंने पैसे मांगे और बाकी पूरा मेरा एरिया चुप बैठा रहे और वो कहे जी हमने दिए थे। आए ना भारतीय, आए प्रूफ करे मुझे, ऐसे नहीं है। मैं बहुत सच के साथ चलने वाली औरत हूँ। मैं अगर आप लोगों के बीच में आज बात कर रही तो मैं डर के बात नहीं कर रही कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो उनकी सोच है वो क्या बोल रहा है। लेकिन मेरे 3 पॉइंट आपके चैनल के माध्यम से हैं कि अगर आप सच में किसी का वर्जन लेने आए हैं तो पहला पॉइंट ये कि उनका कोई अगर शख्स मेरे पास आया था, मैंने डिमांड की थी, तो वो उसने FIR मेरी क्यों नहीं कराई, मुझे उसी समय क्यों नहीं उसने जेल में भिजवाया। दूसरी बात, अगर कोई जेई कोई भी अधिकारी उनसे वो बार बार, जैसे आपने 2 बार रिपीट किया कि वो आते थे, तो वो उनको लेके थाने जाते और मुझे भी वहाँ बुलाते, आमने सामने बात होती और कमिश्नर साहब के पास भी लेके जाते रास्ते। तो अब अगर वो सुना रहे हैं मैं इसके पास जाऊंगा, तो रास्ते तो तब भी खुले हुए थे, ठीक है ना। और तीसरी बात ये प्रॉपर्टी मेरे सामने नहीं बनी, ये बाद में बनी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं क्यों बनी। मैंने उनसे तब बोला था ये वर्ड जो आपने मुझे बोला कि मैं बनने नहीं दूंगी, मैंने तब बोला था जब मेरे पे इन्होंने एलिगेशन, ब्लैकमेलर जो होते हैं एरिया में कुछ आप भी जानते हो सबको, उनके थ्रू जब ये मुझे मैसेज भेजना शुरू किया कि यहाँ डिमांड आ रही है, तब मैंने बोला था अगर डिमांड आ रही है तो अब ये बनेगी तो इसका मतलब डिमांड पूरी हुई है तभी बनेगी ना। जब इनका शब्द है कि मेरे से डिमांड आ रही है, अब कैसे बना लोगे आप? फिर डिमांड आने के बाद अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब डिमांड पूरी होगी ना सामने वाले की, तभी तो आप बनाओगे। अब बना लो, अब बनाओ। डिमांड तो जो डिमांड है करता है वो तो हमेशा ही करता होगा ना, फिर इसकी तो फितरत में होगी डिमांड, तो बिना डिमांड की तो प्रॉपर्टी नहीं बन सकती।